चैंपियंस, वेलकम टू प्रारंभ 2026। जहाँ हमने पढ़ लिया था मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मैलिटी, उसका कज़न ब्रदर पढ़ने वाले हैं। नॉर्मैलिटी के साथ साथ मैं कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा और मोलैरिटी से कुछ टॉपिक। मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि अगर दो लिक्विड्स हैं या दो सॉल्यूशंस हैं, उनका मोलैरिटी हमें पता है और दोनों को हम मिक्स कर दे रहे हैं आपस में, तो फाइनल मोलैरिटी जो आएगी वो क्या होगी। ठीक है, वो टॉपिक भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस नहीं किया था, उसका भी होमवर्क दिया था। और कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस PYQs, NCERT के क्वेश्चंस आप नेगलेक्ट कर दे होते हो। NCERT के क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटेक्स के क्वेश्चन एक्चुअली इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो NCERT की भी कुछ क्वेश्चन हैं। आपको अगर डाउट है किसी क्वेश्चन में तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। NCERT या कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो बाहर का भी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को डिस्कस कर लूँगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये मैं निकाल देता हूँ क्योंकि हमारे पढ़ाई के लिए, हमारे ट्रस्ट के लिए आई कांटेक्ट ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रारंभ 2026 JEE नीट बोर्ड सोल्यूशन एपिसोड 3, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। पढ़ने वाले हैं नॉर्मैलिटी, ठीक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मैलिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है, मिक्सचर ऑफ मोलैरिटी, ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस, तो फाइनल मोलैरिटी क्या होगी। ठीक है, ये पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस, और आज कंसंट्रेशन टर्म्स की समाप्ति करेंगे। चलिए, तो सॉल्यूशन आपने पढ़ लिया था, लास्ट थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। मोलैरिटी पढ़ ली थी, मोलैलिटी पढ़ ली थी आपने, नोट पॉइंट्स भी पढ़े थे, क्वेश्चंस भी लगाए थे, कुछ होमवर्क क्वेश्चंस भी थे, मोल फ्रैक्शन भी पढ़ लिया था, कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे वो भी आई थिंक लगा लिया होगा। ठीक है, नहीं लगाया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि सर ये क्वेश्चन नहीं लगा है। और अगर आप नए हो, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी है तो ज़रूर प्रीवियस लेक्चर देख के आइए। चलिए, तो व्हाट इज़ नॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी कज़न ब्रदर है किसका, मोलैरिटी का। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों भाई भाई हैं, ये कज़न ब्रदर है। अभी ये क्या होता है, तो नॉर्मैलिटी इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट dissolved in 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में डिजॉल्व हैं, इसी को कहते हैं नॉर्मैलिटी। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसका अगर फॉर्मूला बनाया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी का कज़न ब्रदर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मोलैरिटी में भी नीचे क्या आ रहा था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन लीटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, बट ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है सर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तो हमें निकालने आता नहीं है। ठीक है, तो हम बताते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे फाइंड आउट करोगे आप, तो यहाँ स्टार बना के आपको लिखना है नंबर ऑफ, वेट यहाँ पे तो दिखेगा ही नहीं, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है कितना मास आपने सोल्यूट का लिया है, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब इक्विवेलेंट मास क्या होता है सर, ठीक है, नंबर ऑफ मास ऑफ सोल्यूट तो गिवन रहेगा क्वेश्चन में कि हाँ इतना सोल्यूट आपने डिसॉल्व किया है। जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते थे तो हम नंबर ऑफ मोल्स में क्या करते थे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ गिवन मास तो यही है, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट। और इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए मैं यहाँ एक पेज ऐड कर देता हूँ। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला याद रखिएगा, इक्विवेलेंट, ये बड़ा टॉपिक है।
इक्वेलेंट मास। तो व्हाट इज इक्वेलेंट मास? इक्वेलेंट मास फाइंड आउट हम करते हैं कैसे? मोलर मास अपॉन एन फैक्टर, या इसी को वैलेंसी फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, जिसका भी इक्वेलेंट मास निकालना है उसका मोलर मास रख दीजिए अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, अब ये वैलेंसी फैक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो मोलर मास तो आपको पता रहेगा, जैसे कि मान लो किसी का भी मोलर मास निकालना है, जैसे H2SO4 है। ठीक है, तो H2SO4 का आपको मोलर मास तो पता ही है, कैसे पता चल जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 हो जाएगा, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 ऑक्सीजन है 64 हो जाएगा। तो 60 ये कितना आ गया? 98 ग्राम। ये क्या हो गया? मोलर मास। ठीक है, ठीक। अब वैलेंसी फैक्टर क्या है? तो वैलेंसी फैक्टर होता है कि कितने आयंस बन रहे हैं, आयंस पे कितना चार्ज आ रहा है। ठीक है, या आयंस कितने बन रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है वैलेंसी फैक्टर। जैसे एसिड्स के लिए इनकी बेसिसिटी ही वैलेंसी फैक्टर होता है। 10th क्लास में आपने बेसिसिटी पढ़ी होगी। ठीक है, कितने H+ आयन वो रिमूव कर रहा है, रिलीज कर रहा है, उसी को बेसिसिटी कहते हैं, और वही उसका वैलेंसी फैक्टर होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने रिमूव होंगे? 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और क्या बनेगा? सल्फेट आयन बनेगा। तो SO4 पे 2 नेगेटिव, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई? 2। तो वैलेंसी फैक्टर भी कितना हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रही बात? ऐसे बेसिस का होता है, जैसे बेसिस हैं NH4OH है। अब ये बेस है, तो ये कन्वर्ट किस में होगा? NH4+ और OH निगेटिव में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे एक ही OH रिलीज कर रहा है ना, एक आयन, एक निगेटिव चार्ज आया ना। ठीक है, तो एक निगेटिव चार्ज आया, मतलब इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे सॉल्ट्स के केस में होता है, जैसे MgCl2 है। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट होंगे, जो आयंस में अपने कन्वर्ट हो जाएंगे, उन्हीं का हम वैलेंसी फैक्टर निकाल भी सकते हैं। आप कहो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो ऐसे आयनिक केस में जो रहेंगे, जो आयंस रिलीज करते हैं, उन्हीं का हम वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं, और वही रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, उन्हीं का एग्जाम्पल हमेशा दिया भी जाता है, क्वेश्चन भी आएंगे। तो MgCl2 अगर निकाला जाए तो Mg2+ और प्लस यहाँ पे आएगा Cl निगेटिव, 2Cl निगेटिव, तो वैलेंसी फैक्टर क्या हुआ? 2 आ गया। वैलेंसी फैक्टर कितना आया? 2 आ गया। समझ में आ रही बात? तो ये वैलेंसी फैक्टर निकालने का तरीका है। अब सबका मोलर मास तो आप निकाल ही लोगे, मोलर मास तो आप फाइंड आउट कर ही सकते हो, मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हो, तो आयंस को ब्रेक कर लो, कितना वैलेंसी फैक्टर आ रहा है वो निकाल लो। ठीक है, तो उससे निकल जाएगा क्या? ये इक्विवेलेंट मास निकल जाएगा। और इक्विवेलेंट मास अगर निकल गया तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, इक्विवेलेंट मास रख देंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएगा, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करेंगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। यानी अगर फाइनल फार्मूला हम निकालना चाहें, ठीक है, तो फाइनल फार्मूला हमारे लिए क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैंने क्या कहा है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को कहा है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, यही बोला है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये बोला है ना। ठीक है, अभी इक्विवेलेंट मास क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट मास देखिए, इक्विवेलेंट मास क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या बोला है हमने? इक्विवेलेंट मास बोला है मोलर मास अपॉन, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। तो मोलर मास नीचे आ जाएगा, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर था, तो अपॉन जो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी वैलेंसी फैक्टर ऊपर आ गया, अपॉन यहाँ पे क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट और अपॉन मोलर मास, ये क्या होता है? ये तो होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। नंबर ऑफ मोल्स में ये इसका नाम x रख दो। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर को आप x से रिप्रेजेंट करो, x स्मॉल x से। ठीक है, तो वैलेंसी फैक्टर को अगर x से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है, स्मॉल x से, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। इसको क्या लिख सकते हैं भाई? इसको बताइए क्या लिख सकते हैं? इसको, इतने को मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं कि नहीं? और ये क्या है? वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे लिए फॉर्मूला आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमारे लिए फॉर्मूला आ गया कि हमको कुछ भी निकालना, किसी का भी नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो हमको वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए। जितना उसका क्या पता होना चाहिए, इतना लंबा चौड़ा हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधे नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे।
जैसा मोलैरिटी में करते थे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे भाई, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास, ठीक है। उसमें किसने का मल्टीप्लाई कर देना है, वैलेंसी फैक्टर का, यानी x का मल्टीप्लाई कर देना है और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर देना है लीटर्स में, ठीक है। ml में आएगा तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द फाइनल फार्मूला ऑफ नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व हुए हैं मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है, ये होती है नॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी इक्विवेलेंट मास, कहीं इक्विवेलेंट मास अलग से भी पढ़ाया जाता है, इक्विवेलेंट मास कभी कभी अलग से भी पूछा जाता है, किसी भी सोल्यूशन का, किसी भी कंपाउंड का आपको इक्विवेलेंट मास फाइंड आउट करने को दे देगा, इसलिए मैंने इक्विवेलेंट मास पूरा कंप्लीटली यहाँ डिफाइन किया है। तो इक्विवेलेंट मास भी मत भूलिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी मत भूलिएगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ग्राम कितना मोलर मास ऑफ कितना मास ऑफ सोल्यूट लिया गया है अपॉन इक्विवेलेंट मास। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, इक्विवेलेंट मास में होता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन उनका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। अच्छा, नॉर्मेलिटी का अभी फॉर्मूला जो आया था, ठीक है, अभी नॉर्मेलिटी का जो आप फॉर्मूला पढ़े हैं यहाँ पे, वो क्या था, ध्यान से देखिए। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला था, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। यही पढ़ा था, ठीक है, यही पढ़ा था ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि इतना जो अमाउंट है हमारा, ठीक है, केवल वैलेंसी फैक्टर को छोड़ के, ठीक है, ये गलत बन जा रहा है, ठीक है, छोड़िए इसको। यहाँ पे क्या करते हूँ, कुछ इरेज कर दूँ, इरेज ही कर देता हूँ, इसको यहाँ लिख देते हैं, वेट अ मिनट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे अगर हम बनाएं, ठीक है, तो ये पूरा देखिए किस पे आ रहा है, ये पूरा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये किसको बचपन से किसको कहते आ रहे हैं भाई, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू, इसको कहते हैं मोलैरिटी, ठीक है। तो मोलैरिटी मल्टीप्लाई क्या करना है, वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, वैलेंसी फैक्टर से मोलैरिटी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। समझ में आई बात, कोई दिक्कत परेशानी। तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी मल्टीप्लाई एन फैक्टर, या फिर अगर मोलैरिटी दी है, मोलैरिटी निकाल ली है, नॉर्मेलिटी नहीं दिया है, तो नॉर्मेलिटी को एक्स यानी वैलेंसी फैक्टर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तब आ जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, कैपिटल एन एंड कैपिटल एम में ये रिलेशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं मोलैरिटी ऑफ मिक्सचर की मोलैरिटी, ठीक है। लेट करते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ऐसे सोल्यूशन है, ठीक है, एक नॉर्मल ऐसे कंपाउंड है, एक ये कंटेनर है, एक ये कंटेनर है, ठीक है, सिंपल सा। अब इन दोनों कंटेनर्स में हमने क्या किया है, कुछ अमाउंट फिल कर दिया है, ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। मान लीजिए इसकी मोलैरिटी जो है M2 है, इसकी मोलैरिटी M1 है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है, V1 है, इसका जो वॉल्यूम है वो V2 है। इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स डिज़ोल्व किए हैं वो N1 डिज़ोल्व किए हैं, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 डिज़ोल्व किए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिज़ोल्व करोगे ना, ठीक है, तभी तो आएगा, ठीक। अब इन दोनों को क्या किया जा रहा है, मिक्सचर बनाया जा रहा है, इन दोनों का मिक्सिंग की जा रही है, एक M2 वाले की और M1 वाले की, दोनों की हमने क्या कर दी, मिक्सिंग कर दी। हमसे कह रहा है जो मिक्सिंग करने के बाद, ठीक है, जो फाइनल सोल्यूशन बन के आ रहा है, फाइनल जो भी सोल्यूशन यहाँ पे बन के आ रहा है उसकी मोलैरिटी क्या होगी बता दो, ठीक है। इस फाइनल सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या होगी हमको बताओ, ठीक है। तो हमने कहा ठीक है बताते हैं, ठीक है, हमने कहा ठीक है बताते हैं भाई, इसकी मोलैरिटी यानी M3 क्या होगा, ठीक है, M3 क्या होगा ये बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन हमारे पास दो सोल्यूशन थे जिनका मोलैरिटी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स पता है, मोलैरिटी पता है, बस यही दिया, कोई भी चीज़ एक दी रहेगी तब भी फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। दो चीज़ें हमें गिवन होनी चाहिए, ठीक है, मोलैरिटी पता है और वॉल्यूम पता है। जनरली मोलैरिटी और वॉल्यूम का ही क्वेश्चन आता है कि मोलैरिटी पता रहेगी, वॉल्यूम पता रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं पता,
ठीक, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे इन दोनों को हमको क्या करना है, इसकी फाइनल मोलैरिटी निकालनी है। फाइनल मोलैरिटी निकालने के लिए हम लेट कर लेते हैं भाई, हमारा पास पहले सोल्यूशन क्या है, M1 मोलैरिटी है, V1 उसका वॉल्यूम है और N1 उसका नंबर ऑफ मोल्स है, और दूसरा हमारे पास M2 V2 और N2 है, और हमें निकालना क्या है, M3 निकालना है। क्या निकालना है, M3, ठीक है, मोलैरिटी ऑफ थर्ड सोल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी है। ठीक है, सिंपल सा। अगर मैं इन दोनों सोल्यूशंस को मिलाऊंगा तो दोनों सोल्यूशन जब मिलेंगे तो जो जितना इसका वॉल्यूम था, मान लो ये 100 लेट कर लेते हैं, 100 ml का ये था, लेट कर रहा हूँ मैं, और ये 100 ml का ये था, तो सोल्यूशन तो जो बनेगा, जो फाइनल सोल्यूशन आएगा, इसका तो वॉल्यूम V3 जो आएगा, इसका वॉल्यूम जो आएगा वो कितना आ जाएगा, वो दोनों का सम ही तो आएगा, यानी 200 ml आएगा कि नहीं आएगा सोल्यूशन। यानी हमें ये पता है कि वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना होगा वो पता है, V3 पता है, V3 कितना आएगा, V1 प्लस V2। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है ना, V3 दिख रहा है ना, ठीक है, V3 आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स, हम नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स की। तो अगर इन दोनों मिक्सचर को मैं मिला रहा हूँ, इन दोनों को मिला रहा हूँ, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ऐड होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ऐड होंगे। मान लो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स 3 नंबर ऑफ मोल्स थे और यहाँ 4 नंबर ऑफ मोल्स थे, दोनों को एक ही में मिला दिया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, 3 4 7 हो गए, हो जाने चाहिए कि नहीं, हो जाने चाहिए ना। ठीक है, तो यानी एक चीज़ कॉमन रहेगी हमारे पास, एक चीज़ क्या कॉमन रहेगी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो चेंज नहीं होने वाले। N1 और N2 को मिला के, ठीक है, N3 बनेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइनल सोल्यूशन रिमेन्स सेम, दैट इज एडेड अप। ठीक है, क्योंकि नंबर्स हैं, नंबर्स तो ऐड हो जाएंगे ना। ठीक है, अब एडेड अप हो गया तो यहाँ पे क्या मिलेगा कि N1 प्लस N2 ये दोनों मिला के N3 बना रहे हैं, यानी फाइनल सोल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स ले आ रहे हैं। ठीक है, हमने मोलैरिटी का साइड में फॉर्मूला पढ़ा था, अभी पढ़ के आ रहे हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला, कि मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है सर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहूँ तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आएगा कि नहीं, नंबर ऑफ मोल्स आएगा कि नहीं, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ गया। चलिए, तो सब में वही पुट कर दीजिए। N1 मोल्स थे, इसकी मोलैरिटी कितनी थी, M1। ठीक है, वॉल्यूम कितना था, V1 रखा गया इसकी जगह। N2 की जगह क्या रख सकते हैं, M2 V2 रख सकते हैं। N3 की जगह क्या रख सकते हैं, M3 V3 रख सकते हैं कि नहीं। अब इसमें M1 हमको पता है, V1 हमको पता है, M2 हमको पता है, V2 हमको पता है, M3 निकालना है, और V3 भी नहीं पता है। V3 तो पता है, क्योंकि फाइनल जो वॉल्यूम आएगा इन दोनों का सम ही तो आएगा। तो V3 को हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से M3 निकालने का फॉर्मूला आ गया, M3 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, M3 इज इक्वल टू आ गया M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अब देखो, M1 पता है मोलैरिटी, फर्स्ट सोल्यूशन की मोलैरिटी, V1 पता है फर्स्ट सोल्यूशन का वॉल्यूम, M2 पता है सेकेंड सोल्यूशन की मोलैरिटी, सेकेंड सोल्यूशन का वॉल्यूम, और दोनों सोल्यूशन का वॉल्यूम ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, फाइनली निकाल सकते हैं दो मिक्सचर्स का क्या फाइनल मोलैरिटी आएगा। अगर 3 होते तो यहीं पे M3 V3 कर देते, ठीक है, और नीचे V3 कर देते, ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। ठीक, 4 होते तो ऐसे बढ़ाते चले जाते, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द फाइनल मोलैरिटी ऑफ 2 मिक्सचर्स। अगर 2 मिक्सचर्स किए जा रहे हैं, 2 अलग अलग सोल्यूशन का मिक्सचर किया जा रहा है, जिनकी मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, लेकिन फाइनल जो मोलैरिटी आ रही है वो कैलकुलेट करना है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके M3 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पे आते हैं। कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ NH4OH व्हेन 2 ग्राम
इज प्रेजेंट इन 800 ml, 2 ग्राम 800 ml में प्रेजेंट है, तो इसकी नॉर्मेलिटी NH4OH की पता करनी है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी का अभी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई एन फैक्टर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, नंबर ऑफ मोल्स किसके, NH4OH के। तो NH4OH का पहले मोलर मास निकाल लो, NH4OH। नाइट्रोजन का कितना होता है, 14, 4, 16 और 1, ठीक है। 14, 4 कितना हो गया, 14, 4 18 और 16 34 और 1 35, 35 आएगा, कोई दिक्कत, हाँ सही है। NH4OH का 25 ही आएगा, वेट अ मिनट, हाँ 25 ही आएगा, 35 ही आएगा, सही है। ठीक है, तो 35 आ गया, 30 इसका मोलर मास निकालना है तो 35 2/35 आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स, मोलर मास तो यही आया 35, तो 2/35 आ गया। चलिए 2/35 मल्टीप्लाई एन फैक्टर कितना होगा, 1/800 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000, क्योंकि ml में था ना, ये ml में था ना, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 8 कहाँ जाएगा, कुछ है, 2/35 मल्टीप्लाई 8, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो इससे, 2 से ये 4 बार में क्या, 1/40 नॉर्मलिटी, नॉर्मल, यहाँ नॉर्मल लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, नॉर्मल, ठीक है, ठीक, क्या लिखेंगे, नॉर्मल, ठीक है। जैसे मोलर लिख रहे थे, मोलल लिख रहे थे, वैसे नॉर्मल लिखेंगे, ठीक है। सेंटी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, 1 नॉर्मल। एक नॉर्मल का मतलब क्या होगा, 1 ग्राम, एक नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट, 1 ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट डिजॉल्व है 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में, ठीक है, सिंपल, समझ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है NCERT का एक क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 किलोग्राम ऑफ 0.25 मोलल एक्वा सोल्यूशन। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये NCERT का है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है NCERT में, ठीक है। अगर आप सॉल्व करने पे जाओगे तो मज़ा आएंगे, ठीक है। सॉल्व कर लिया करिए ऐसे क्वेश्चन। NCERT तो एकदम मस्ट है, आप सॉल्व करिए। बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो मस्ट सॉल्व करिए। जेई में बैठ रहे हैं, NCERT, नीट वालों के लिए तो NCERT ही बनी हुई है, ठीक है। और जेई में बैठ रहे हैं तो NCERT के प्रैक्टिस क्वेश्चंस पहले NCERT से ही स्टार्ट करिए। आप थोड़ा मतलब अगर लोअर पे जाना चाह रहे हैं तो हाँ अदर चीज़ें हैं, लेकिन NCERT के क्वेश्चन आपको मस्ट हैं कि उनको सॉल्व करना है, आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और इंटेक्स क्वेश्चन तो एकदम ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, तो यूरिया का मास पता करना है, ठीक है। 2.5 किलोग्राम का हम सोल्यूशन बना रहे हैं, जिसका मोलल एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, जिसकी कंसंट्रेशन 0.25 मोलल दी हुई है, इतना एक्वा सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो निकालें क्या, हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है सिंबल सा कि हमारे पास 2.5 किलोग्राम का हमें सोल्यूशन बनाना है, ठीक है, सोल्यूशन बनाना है। और मोलैलिटी दी हुई है यहाँ पे कि इसकी मोलैलिटी, जो सोल्यूशन हम बनाएंगे उसकी मोलैलिटी इतनी होनी चाहिए, 0.25 ml होनी चाहिए, मोलर होनी चाहिए, एक्वा सोल्यूशन है, ठीक है, यानी वाटर मिक्सिंग होगी, NH2OH, ठीक है। और इसका मास पता करना है, तो चलो पता कर लेते हैं। NH2CONH2, इसका पहले मोलर मास निकालो। मोलर मास क्या होगा, 60 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। 14 हाइड्रोजन का, 2 इसका, 12, 16, 14 और 2, ठीक है। 14, 6, 16, 42 और यहाँ पे हो जाएगा, हाँ ठीक है, सही है ना। ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, ये 16 हो गया, 48 और 12 ये 60 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 60 ग्राम आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि 0.25 मोलल बोला है। मोलल का मतलब क्या होता है, मोलल का मतलब होता है कि इतने मोल्स, ठीक है, डिज़ोल्व होंगे 1000 ग्राम में, ठीक है, या 1000 ग्राम लिखो या 1 kg लिखो, यानी 1000 ग्राम में इतने मोल्स डिज़ोल्व हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है ना, ठीक है। इतने मोल्स अगर 1000 ग्राम में डिज़ोल्व हैं, ठीक है, तो हमें एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई, ठीक है, कि इतने मोल्स 1000 ग्राम में इतने मोल्स डिज़ोल्व हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी, एक कॉल आ रहा है, वेट अ मिनट, कट कर देता हूँ। हाँ चलिए,
तो इतने मोल्स अगर डिज़ोल्व हैं, हमें क्या करना है, मास पता करना है। तो सिंपल सा कि अगर 1000 ग्राम, ठीक है, 1000 ग्राम है हमारे पास, ठीक, 1000 ग्राम है और इसमें डिज़ोल्व हैं कितने, डिज़ोल्व है 0.5 मोल, ठीक है, डिज़ोल्व है। तो हम पता कर सकते हैं ना कि एक्चुअली कितना 1000 ग्राम में कितना डिज़ोल्व हुआ होगा, 1000 ग्राम में कितने ग्राम डिज़ोल्व होंगे, पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं भाई, ऐसे पता कर सकते हो डायरेक्टली, भाई मोल्स दिए हैं अगर, तो मोल्स में क्या होता है, मोल्स में क्या होता है कि 0.5 मोल्स, मोल का फॉर्मूला याद दिलाओ यहाँ पे, वेट अ मिनट, जगह ख़त्म हो गई है, एक पेज ले लेते हैं। मोल का फॉर्मूला होता है सर, मोल इज इक्वल टू होता है क्या, मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है। तो मोल्स कितने हैं 0.25, मास हमें पता करना है, ठीक है। मोलर मास कितना है 60, मास निकाल लो, मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 यानी 15 ग्राम। यानी 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में कितना डिज़ोल्व है 15 ग्राम, ठीक है। 1000 ग्राम में कितना डिज़ोल्व है 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा सर, 1 ग्राम में डिज़ोल्व होगा 15/1000, ठीक है। तो हमें कितना पूछा है सर, हमें पूछा है 2.5 ग्राम, किलोग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा, यानी 2500 में, 2500 ग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा, तो 15/1000 मल्टीप्लाई 2500, ठीक है, ग्राम, डिवाइड कर लो, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, 5 से ये 5 बार में, 5 से ये 2 टाइम्स में, 15 5 का कितना होता है 75/2 यानी अराउंड 37 आएगा, कितना जाएगा 37 ग्राम आ गया। यानी 37 ग्राम ऑफ NH2CONH2 ये डिज़ोल्व होगा किसमें, 2.5 किलोग्राम का अगर हम सोल्यूशन बना रहे हैं, कितने मोलर का 0.25 मोलर का। समझ में आया, तरीका समझ में आया कैसे करना था, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन। अगर नहीं समझ में आया तो यही देख लो कि भाई हमारा यहाँ से क्या पता चला कि इतने मोल्स 1000 ग्राम में डिज़ोल्व हैं, ठीक है। तो हमने निकाल लिया कि अगर इतने मोल्स हैं तो मोल से मास निकल जाएगा, कितना मास डिज़ोल्व होगा, तो हमने मास निकाल लिया। अब मास से यही रिलेट कर दिया यूनिटरी मेथड कि 1000 ग्राम में अगर 15 ग्राम डिज़ोल्व है तो 1 ग्राम में 15/1000 ग्राम डिज़ोल्व होगा कि नहीं। तो 2.5 किलो में यानी 2.5 किलोग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा, यानी 2500 ग्राम में कितना डिज़ोल्व होगा, तो 2500 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू आ गई, समझ में आया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ये PYQ है, ठीक है, JEE का PYQ है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये डिस्कस करूँगा, ये इम्पॉर्टेंट है, नहीं आएगा तब अगर आप कमेंट करोगे तब भी मैं ये डिस्कस करूँगा, नहीं कमेंट करोगे तब भी ये डिस्कस करूँगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं पार्ट्स पर मिलियन पे। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म, मतलब एक कंसंट्रेशन टर्म ही है, ठीक है। अगर कोई अमाउंट है जो ट्रेसेस में प्रेजेंट हो, जैसे ऑक्सीजन है, हमारा एयर है, एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो बहुत लिमिटेड अमाउंट ऑफ अगर डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन अगर निकालनी है तब हम क्या करते हैं पार्ट्स पर मिलियन का। पार्ट्स पर मिलियन में समझो ना कि कहीं एक पार्ट, मिलियन पार्ट में कहीं एक पार्ट किसी डस्ट पार्टिकल का प्रेजेंट है तो उसका कंसंट्रेशन कैसे निकाले, ठीक है। तो ये होता है। अब ये निकलता कैसे है, तो ये सिंपल सा मास ऑफ सल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सल्यूट वैसे नंबर्स में भी निकलता है, ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है। मिलियन 10⁻⁶ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिलियन, ठीक है। यानी ये क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो यहाँ पे पार्ट्स पर, ये यूनिट जो होगी ये इसकी आएगी ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन, कि एक पार्ट 1 मिलियन में कितना पार्ट प्रेजेंट है, कि 1 मिलियन में कितना मास प्रेजेंट है। समझ में आ रही बात, ये होता है ppm, ठीक है। ये जनरली कुछ केसेस में आता है, इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, JEE में नहीं आते, ठीक है, नीट में पूछे जा सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा, बहुत ब्रॉड नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। इसको नंबर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स में अगर दिया हुआ है तो सीधे नंबर ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, जितना जो सल्यूट के टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶, ठीक है। नंबर्स में भी कर सकते हो, मास के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ भी कर सकते हो,
ठीक है, समझ में आ रही है, तीनों के टर्म्स में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बहुत दिन से आपसे एक बात बोलनी थी, थैंक यू सो मच। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम हेनरीज लॉ, पहले सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, फिर हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे। ओके।